हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 29 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुई हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज है वो अपलोड कर दी जा रही है धीरे धीरे। आई थिंक कि 5-6 लेक्चर्स के बाद आपका पॉलिटी का जो ओनली आईएएस वाला लेक्चर सीरीज है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद हो सकता है ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज लॉन्च किए जाएं और ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वैसे भी आपके प्रीलिम्स के लिए अप्रोक्स 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो ऐसे में आपका जो रिवीजन है वो मैंडेटरी एंड कंपलसरी होना चाहिए। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसका मल्टीपल रिवीजन ही आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मदद करेगी, क्योंकि आपको ही पता है कितने भी मैगजीन्स पढ़ लिए जाए बट यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो मैगजीन से मैच नहीं करता। वो आपका इनडायरेक्टली मैच कर सकता है बट डायरेक्टली अगर कहोगे कि क्वेश्चन मैच कर ही जाएंगे तो वो नहीं होता है। इसीलिए एक असिस्टेंट जो आपको टेस्ट सीरीज प्रदान करती है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक सीख जाते हो, और इस एलिमिनेशन टेक्निक को सीखने के बाद डेफिनेटली आप जो क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ाने वाली पावर है वो ज़रूर सीखोगे। क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर आपने 70 से 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया और उसमें एक्यूरेसी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आपका 70 से 80 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी है तो आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो without delaying, let's move to our first article. Finance Minister announced a stimulus package after second wave of COVID-19 pandemic. आपको भी पता है फर्स्ट वेव कोविड-19 पैंडेमिक आया फिर गया, सेकेंड वेव अभी फिलहाल चल रहा है और थर्ड वेव आने की भी संभावना बताई जा रही है। तो सेकेंड वेव में वैसे तो बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए थे, बट फिर से आप देख सकते हो स्टिमुलस पैकेज जब भी लाया जाता है तो मान के चलो कि इकोनॉमी जो आपका एक प्रकार से स्टैग्नेंट हो गई, स्लो डाउन हो गई, उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए स्टिमुलस पैकेज दिए जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा स्टिमुलस यानी कि किसी को फोर्सफुली जो रुका हुआ है या फिर स्लो है उसको आगे बढ़ाना। तो ये तभी होगा जब एडिशनल कुछ इंसेंटिव्स प्रदान किए जाए, ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा। दैट्स वाई स्टिमुलस पैकेज यहाँ पर फिर से फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस की गई है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो। जब भी हम स्टिमुलस पैकेज की बात करते हैं तो इसको आप सेटअप पैकेज कह सकते हो, जिसमें टैक्स रिबेट्स प्लस इंसेंटिव्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही होते हैं, डिफरेंट नेशंस ने अपने अपने देश में कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को ये सब इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। फोकस उनका वही रहता है टू स्टिमुलेट इकोनॉमी एंड सेव देयर कंट्री फ्रॉम ए फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि अगर ये स्टिमुलस प्रदान नहीं करी जाएगी तो सिचुएशन वर्स होती चली जाएगी और भविष्य में और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पॉवर्टी, हंगर एंड मैनी लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, ये सब जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है अगर टाइमली एक्शन ना लिया जाए। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टिमुलस पैकेज लाए जाते हैं। और ये जो मेजर्स अनाउंस किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एम्स टू प्रिपेयर द हेल्थ सिस्टम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड ये ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में भी मदद करेगा। एंड बेसिकली जो भी आपका मेजर्स अनाउंस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो पहला कैटेगरी आप देख सकते हो इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पैंडेमिक, यानी कि ये जो पैंडेमिक है इससे इकोनॉमिक रिलीफ प्रदान किए जाएंगे, ये आपका कैटेगरी 1 में आ जाता है। और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें आपका 1.10 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को दी जाएंगी। तो आप देख सकते हो ये जो आपका लोन गारंटी स्कीम है, लोन गारंटी स्कीम का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि अगर लोन लिए जाते हैं तो बेसिकली गवर्नमेंट गारंटी प्रदान करेगी कि आप लोन दीजिए, हम गारंटी देते हैं कि अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो हम आपको ये लोन चुका देंगे। तो ये होता है आपका लोन गारंटी स्कीम। इसमें आपका 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए है, 60,000 करोड़ अदर सेक्टर्स के लिए दिए गए हैं, जिसमें टूरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड वी हैव द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसको एक्सपेंड किया गया है। वैसे तो ये स्कीम पहले ही लॉन्च करी गई थी, इसे एक्सपेंड किया गया है जिसमें एडिशनल 1.5 लाख करोड़ डाले गए हैं या फिर ये यूज किए जाएंगे। और होता क्या है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में, तो बेसिकली 100% गारंटी कवरेज
प्रदान किया जाएगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCGTC भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स दिए जाएंगे एलिजिबल MSMEs को एंड इंटरेस्टेड मुद्रा बोरोवर्स को इन द फॉर्म ऑफ गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। सिंपल वही है कि जो लोन प्राप्त होंगे MSMEs एंड इंटरेस्टेड मुद्रा बोरोवर्स को, उसके लिए कोलेटरल फ्री लोन्स होगा। आप चूँकि कोलेटरल फ्री लोन्स होंगे तो फिर जो बैंक जो इन्हें लोन प्रदान करेंगे तो उनको ये तो चिंता रहेगी ना कि कोलेटरल फ्री लोन देंगे तो फिर ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। इसीलिए गारंटी प्रदान करने के लिए वी हैव द गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, कि हाँ गवर्नमेंट एज ए गारंटर के रूप में काम करेगी कि हाँ आप इन्हें लोन दीजिए, अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो हम आपको पे कर देंगे। एंड वी हैव द फ्री फूड ग्रेन्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फ्रॉम मई टू नवंबर 2021, ये तो आपने सुना ही था। एंड वी हैव द एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फ्रॉम जून 30, 2021 टू 31 मार्च 2022, ये बात है। और इसे यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इसे अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, एम्प्लॉयर्स यानी कि जो रोजगार देते हैं उनको इंसेंटिवाइज करेंगे कि आप नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, रिस्टोरेशन करो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। एंड साथ ही साथ फ्री 1 मंथ टूरिस्ट वीज़ा टू 5 लाख टूरिस्ट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कह सकते हो कि टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए क्या है यहाँ पर आपका 1 मंथ टूरिस्ट वीज़ा टू 5 लाख टूरिस्ट ये दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पैंडेमिक, जिसमें आपका लोन गारंटी स्कीम आ गया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इसे एक्सपेंड किया गया, एंड फ्री फूड ग्रेन्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एंड वी हैव द एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। और जो आपके टूरिज्म के लिए 1 मंथ टूरिस्ट वीजा फ्री करने की बात कही गई है 5 लाख टूरिस्ट को। एंड द सेकंड कंपोनेंट आप देख लो स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ, इसके लिए आप यहाँ पर देख लो 23,220 करोड़ रुपये एक प्रकार से मोर एलोकेट किए गए हैं फॉर शॉर्ट टर्म इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, जिसमें इम्फेसिस क्या रहेगा, चिल्ड्रेन एंड पेडियाट्रिक केयर या पेडियाट्रिक बेड्स को कंस्ट्रक्ट करवाने में, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडिशन कह सकते हो ऑलरेडी स्टैग्नेंट पब्लिक हेल्थ में, क्योंकि पब्लिक हेल्थ आपको ही पता है कितनी स्थिति खराब है। तो इसमें अगर बूस्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका जो हेल्थ सिस्टम है, स्पेशली फोकस यहाँ पर है आपका पेडियाट्रिक केयर, यानी कि जो बच्चे है, चाइल्ड है, उनके लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम इसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि आपको ही पता होगा कि न्यूज़ चल रही थी कि जो थर्ड वेव आएंगी वो चिल्ड्रेन को ज़्यादा प्रभावित करेंगी, इसलिए टाइमली एक्शन ले लिया जाए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हो जाए कि हाँ अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हैंडल किए जा सकते हैं। एंड जो थर्ड कंपोनेंट है आपका वो है इम्पेटस फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए क्या क्या हुआ है, तो पहली बात तो देख लो रिलीज ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटी, जिसमें हाई न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन है ना। तो ये सब बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटीज को इन्वायरमेंट में यूँ कह सकते हो मार्केट में लाया गया है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ रिवाइवल पैकेज 77.45 करोड़ रुपये का फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इनके लिए लाया गया है टू इन्हांस एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड वी हैव द डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में क्या होगा, आपका 19,041 करोड़ रुपये लगाए गए हैं ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए टू ईच विलेज थ्रू भारत नेट PPP मॉडल। PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। साथ ही साथ जो PLI स्कीम है यानी कि आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसके बारे में मैंने 4-5 बार डिस्कस किया है। तो PLI स्कीम जो है उसे एक्सटेंड किया गया है फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बाय 1 ईयर, और ये अभी PLI स्कीम आपका 2025 से 26 तक चलेगा। एंड अगर हम बात करें PLI स्कीम के बेसिक की, तो इसके तहत इंसेंटिव्स प्रदान किए जाते हैं 4 से 6% तक का ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स अंडर टारगेटेड सेगमेंट। टारगेटेड सेगमेंट यानी कि जिस सेगमेंट को चुना गया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को भी चुना गया है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी चुना गया है ना। तो ये सब कुछ आपके सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग में, अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग होता है और फिर इंक्रीमेंटल सेल्स ईयरली बेसिस पर होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से 4 से 6% का सब्सिडी मिलेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एंड इंसेंटिव्स आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अगस्त 2020 विथ बेस ईयर 2019-20। तो बेस ईयर याद रखना है 2019-20। और अगर हम नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो 33,000 करोड़ रुपये का बूस्ट दिया जाएगा फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। और अगर हम बात करें नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट की, तो ये एडिक्वेट क्रेडिट इंश्योरेंस
कवर देता है, सो दैट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके अगर कोई रिस्क आता है ओवरसीज़ कंट्री में, यानी कि दूसरे कंट्री में जहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल को, या फिर जहाँ से आपका ये इंपोर्ट होता है। साथ ही साथ बैंक एंड बायर कंसर्न एज वेल। एंड फिर देख सकते हो नेक्स्ट इनिशिएटिव में आपका 3.03 लाख यानी कि 3.03 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो स्मार्ट मीटर्स है वो लगाए जाएंगे, 10,000 फीडर्स वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, सो दैट बिजली चोरी कम हो सके, बिजली का बचत हो सके, सरकार की रेवेन्यू बढ़ सके। एंड साथ ही साथ न्यू स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस फॉर पीपीपी मॉडल एंड एसेट मोनेटाइजेशन टू फैसिलिटेट द प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसीज इन फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर के एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए इन द फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर आपका पीपीपी प्रोजेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा। आप हमें बताइए एसेट मोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल, बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वैसे प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने होंगे। PLI स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स, बेस ईयर क्या है, ये कुछ याद रखना है। बाकी ये जो इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पैंडेमिक इसके लिए क्या इनिशिएटिव है, ये सब आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये सब है इम्पेटस फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए क्या क्या किया गया है, तो यहाँ पर आपका डिटेल कवरेज दिया गया है। Now let's move to the next and very interesting article. New study confirms black hole do not shrink over time, है ना। तो कितने बड़ा एक प्रकार से जो विचारधारा चल रही थी कि जो ब्लैक होल है वो सिंक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिस्ट्री सॉल्व हुई है कहीं ना कहीं। काफ़ी बड़ा न्यूज है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए जो इस फील्ड में काम करते हैं, है ना। एंड ब्लैक होल एरिया थ्योरम, ब्लैक होल एरिया थ्योरम बेसिकली अगर पूछा जाए प्रीलिम्स में तो आपको पता होना चाहिए कि ये फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया था। आपको पता है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। और इसमें क्या कहा गया था उनके द्वारा, इसमें साफ साफ कहा गया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक होल टू डिक्रीज ओवर टाइम। और उनका जो कहना था यही सही हुआ, है ना। इनका क्या कहना था कि जो ब्लैक होल का जो एरिया है ना, वो श्रिंक नहीं करता है। और इनका तो कहना ये था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक होल टू डिक्रीज ओवर टाइम, यानी कि डिक्रीज होता ही नहीं है ना। दैट्स वाई अब जो है इनका जो स्टेटमेंट है वो राइटली साबित हो रहा है, कहने का मतलब ये है। एंड ब्लैक होल एरिया थ्योरम इसको डिराइव किया गया था 1971 में फ्रॉम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता चलता है, ब्लैक होल के बारे में भी संकेत मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ब्लैक होल एरिया थ्योरम कहाँ से इन्फ्लुएंस है। आइंस्टीन की जो 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बेसिकली अराइज होती है फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी कि जो आपका स्पेस एंड टाइम, सारा जो आपका यूनिवर्स है वो स्पेस एंड टाइम का ही खेल है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। और ये जो ग्रेविटी आप देखते हो इट इज़ ऑल बिकॉज फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ द स्पेस एंड टाइम, बिकॉज ये सब जो मासेस प्लैनेट्स के हैं वो सब जब एक प्लेन में आते हैं, स्पेस में आते हैं, तो देयर इज एन आउटकम ऑफ ग्रेविटी। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, बट ये आपको समझना होगा कि ये जो आपका ग्रेविटी है इट ऑल अकर्स बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। एंड ये जो थ्योरी है इसने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को भी एक्सपेंड किया, जिसमें ये कहते हैं कि स्पेस एंड टाइम वो कनेक्टेड है ना, बट दैट थ्योरी डिड नॉट एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये बात है। और अगर हम बात करें ब्लैक होल के बेसिक की, तो ब्लैक होल एक प्रकार से लोकेशन इन स्पेस कह सकते हो जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा एक्सटेंट होती है कि अगर लाइट भी आ रहा होता है और इस ब्लैक होल में स्ट्राइक कर रहा होता है तो लाइट भी आपका उससे बाहर नहीं निकल सकता, है ना। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग लाइट मारते हैं तो पेनिट्रेट कर जाते हैं, बट यहाँ पर आपका लाइट भी स्केप नहीं कर सकता, लाइट भी इसके कटघरे में आ जाएगा। एंड वही बात है, द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्यूज्ड इनटू ए टाइनी स्केप। ऐसा लगेगा कि ये जो आपका ब्लैक होल का एरिया होता है इतना
माइन्यूट होगा कि जो भी चीज़ आएंगी, माइन्यूट होने का मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी कम होती है, माइन्यूट होने का मतलब ये भी होता है कि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, मास इतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है कि वो कुछ भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्यूज्ड इनटू ए टाइनी स्पेस, एंड ये तब होते हैं जब कोई स्टार डाई हो रहा होता है ना, मैसिव स्टार। एंड 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, एक तो स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव, मिनिएचर। एंड द मोस्ट कॉमनली नोन वे ए ब्लैक होल फॉर्म्स इज बाय स्टेलर डेथ। एंड स्टेलर ब्लैक होल्स की बात करें तो ये तब बनते हैं जब सेंटर ऑफ ए वेरी बिग स्टार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं ना, ये कह सकते हैं कि स्टार है ना, तो जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने सुना होगा, उसी प्रकार से सेंटर ऑफ द स्टार, वेरी बिग स्टार, अपने आप में डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। एंड जब ये होता है तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहलाते हैं। आपको बताया सुपरनोवा एक्सप्लोजन इज द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ स्टार, ये आपने सुना होगा। एंड ये देख लो 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल, स्टेलर, सुपरमैसिव, इंटरमीडिएट, मास, मिनिएचर। एंड स्टेलर की बात करें तो देख सकते हो फाउंड बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ स्टार एंड मासेस रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 5 to several tens of the solar masses। सुपरमैसिव नाम से पता चल रहा है ना, लार्जेस्ट टाइप ऑफ ब्लैक होल, याद रखना, सुपरमैसिव ब्लैक होल, लार्जेस्ट टाइप ऑफ ब्लैक होल कंटेनिंग ए मास ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 of 1000 to billion of टाइम द मास ऑफ द सन। एंड वी हैव द मिनिएचर। मिनिएचर में क्या है, अप्रोक्सीमेटली 148 FM हाइपोथेटिकल टाइनी ब्लैक होल, यानी काफ़ी छोटे होते हैं, फॉर विच क्वांटम मैकेनिकल एफर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। द कंसेप्ट दैट ब्लैक होल में each that are smaller than the stellar masses was introduced in 1971 by the famous physicist Stephen Hawking। वैसे इतने डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस इतना याद रखना है, ब्लैक होल एरिया थ्योरम स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया था। और कुछ बेसिक यहाँ ब्लैक होल के 4 टाइप्स है, स्टेलर है, सुपरमैसिव है, इंटरमीडिएट है, मिनिएचर है, ये सब है। और आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसमें आपका ग्रेविटी प्लस जो आपका ब्लैक होल है, ग्रेविटेशनल वेव्स है, इन सब की बात करता है। और याद रखना है आपको कि आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि जो आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखते हो, इट इज ऑल फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम, है ना, तो ये बातें आपको याद रखनी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एक रिपोर्ट है बेसिकली, लाइटनिंग डेथ डबल सिंस 2004। देख सकते हो किस प्रकार से नेचुरल कैलामिटी जो जन जन के जीवन है उसको लेने में कैसे तत्पर है। 2004 के बाद से अब तक जो लाइटनिंग से हो रही मृत्यु है वो डबल हो गई। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लाइटनिंग इंसिडेंट कहीं ना कहीं बढ़ते जा रही है। एंड ये आपका ऑफिशियल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है ना, ये भी एक कंसर्न की बात है। और अभी मानसून का सीज़न चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो लाइटनिंग इंसिडेंट्स है नॉर्थ इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देख लो लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ये अप्रोक्स नियरली 2000 पीपल एवरी ईयर किल करता है सिंस 2004। आप समझ सकते हो, विच इज़ नियरली ट्विच द नंबर ऑफ डेथ रिकॉर्डेड सिंस लेट 1960। तो आप देख लो 2004 के बाद से ही अप्रोक्स ईयरली बेसिस पर 2000 पीपल की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग स्ट्राइक्स से होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, मेन सेंसर राइटिंग में काम आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट में। एंड लाइटनिंग के बेसिक की बात करें तो इट इज़ वेदर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर और नॉर्मली एसोसिएटेड विथ थंडरस्टॉर्म, यानी कि लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, इसके बेसिक के बारे में आपने जाना होगा। लाइटनिंग में होता क्या है, लाइटनिंग में आपको भी पता है ये जो क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड जब ऊपर जाते हैं तो ये आपका कॉन्डेंस होकर के आइस पार्टिकल्स बनते हैं ना। अब ये जब क्लाउड्स मूव करते हैं एक दूसरे के साथ मूव करते करते हो गया आपका टकराए, तो इसके कारण फ्रिक्शन रिलीज होता है। फ्रिक्शन रिलीज होने के बाद एक प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ऑफ करंट होना शुरू हो जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज रीजन्स ऑफ ए क्लाउड, जिसको हम इंटर क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। एंड इंटर क्लाउड लाइटनिंग का मतलब ये हुआ बिटवीन क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, कि एक क्लाउड ये है, एक क्लाउड ये है ना, तो ये लेट से कि टकरा गया तो जो आपका चार्जेज है वो अलाइंड हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये ग्राउंड पर फिर स्ट्राइक करते हैं। तो ये याद रखना है, इंटर क्लाउड लाइटनिंग बिटवीन क्लाउड टू क्लाउड एंड बिटवीन एक क्लाउड एंड द ग्राउंड, तो इसको हम कहते हैं CG, यानी कि क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, है ना। क्लाउड से जब ग्राउंड पर आता है तो क्लाउड टू ग्राउंड एंड क्लाउड टू क्लाउड स्ट्राइकिंग होती है तो आपका CC लाइटनिंग हो गया, है ना। एंड जो थर्ड टाइप ऑफ लाइटनिंग है तो कौन कौन से हो गए, एक अच्छा 3 टाइप हो गए ना यहाँ पर आपका, इंट्रा क्लाउड और दूसरा क्लाउड टू क्लाउड और तीसरा
क्लाउड एट द ग्राउंड। तो ये जो थर्ड टाइप है, जाहिर सी बात है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग वाला अप्रोक्स ये ही लाइफ लेता है एंड प्रॉपर्टी का भी नुकसान करता है, क्योंकि ये ग्राउंड पर आ रही है। ग्राउंड पर हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो जो आपका टॉल ऑन लाइफ सबसे ज़्यादा कौन लेगा? यही लेगा, है ना। लाइटनिंग रेयरली हिट्स पीपल डायरेक्टली, ये भी याद रखना है, लाइटनिंग रेयरली हिट्स पीपल डायरेक्टली। लाइटनिंग डेथ वेयर हायर इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर हैज रिड्यूस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नज़र आ रहा है कि जो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर जहाँ जहाँ घटते दिख रहे हैं वहाँ पर लाइटनिंग इंसिडेंट बढ़ते दिख रहे हैं। मेजर्स टू मैनेज लाइटनिंग आर, तो क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए? तो एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस इश्यू किया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइटनिंग एक्शन प्लान टू द स्टेट, बट लार्ज नंबर ऑफ फैटेलिटीज सोज पुअर इम्प्लीमेंटेशन, ये बात भी है ना कि कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइन तो है लेकिन इन्फोर्सेबिलिटी की बात आती है तो पुअर है। और फिर देख लो सिंस 2019 जो लाइटनिंग इंडिया रिजिलेंट कैंपेन चलाई गई थी, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड अदर एजेंसीज इन टैंडम विद एनजीओज, इन्होंने टास्क सेट किया है कि ऐसे डेथ जो हो रहे हैं लाइटनिंग के कारण उसको 80% से कम किया जाए बाय 2021। तो ये टारगेट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये कैंपेन चलाई जा रही है लाइटनिंग इंडिया रिजिलेंट कैंपेन, जिसमें आपका डेथ फ्रॉम लाइटनिंग कम करने की बात या फोकस की जा रही है। एंड फिर लाइटनिंग याद रखना है आपको, इट इज़ नॉट ए नोटिफाइड डिजास्टर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये जरूर याद रखना है, लाइटनिंग इज़ नॉट ए नोटिफाइड डिजास्टर। नोटिफाइड डिजास्टर होंगे या नहीं होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही डिसाइड करता है। ये हमने थर्ड आर्टिकल के बारे में पढ़ा, लाइटनिंग के बेसिक के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग रिस्क इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय कोऑपरेटिव बैंक्स इश्यूड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने गाइडलाइंस इश्यू कर लिया है टू मैनेज द रिस्क इन आउटसोर्सिंग ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। अब कोऑपरेटिव बैंक्स ये इन डिसीजन क्यों लिया गया है उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हाल ही में कोऑपरेटिव बैंक्स अपने आउटसोर्सिंग का जो वर्क है उसको बढ़ाते जा रही है ना। अब आउटसोर्सिंग कंपनी क्यों करती है या बैंक क्यों करती है? बिकॉज कि उनको कॉस्ट कम आ सके, है ना, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना। साथ ही साथ एक्सपर्टीज का काम एक्सपर्टीज को दिया जाए, ये इंश्योर करने के लिए, है ना। तो दो बातें हो जाती है, एक तो रिड्यूसिंग कॉस्ट और दूसरा अवेलिंग स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज वेयर दीज आर नॉट अवेलेबल इंटरनली, दैट्स वाई आउटसोर्सिंग होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि मेरी एक कंपनी है और मैं एक मेन काम कर रहा हूँ और मुझे साइड से कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी के लिए एक कस्टमर केयर सपोर्ट टीम खोलवाना है। तो ऐसा नहीं होता है जनरली कि मेरी कंपनी और हम ही एक 5-6 हज़ार का कंपनी कॉल सेंटर सेटअप कर दे जिसमें 5-6 हज़ार एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं। तो ये स्पेशलिस्ट का काम है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो काम है एक कॉल सेंटर स्पेशलिस्ट को दे दिया जाएगा। तो ये जब हम वर्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं एज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, दैट्स वाई एंड इट इज़ नोन एज आपका आउटसोर्सिंग, है ना। आउटसोर्सिंग यानी कि सोर्स को ही आउट कर दिया, है ना, बाहर कर दिया, यानी कि वर्क जो किया जा रहा है वो ओरिजिनल ऑनर के द्वारा नहीं बल्कि इंटरमीडिएरीज के द्वारा, ये बात हो जाती है ना। तो आउटसोर्सिंग इज डिफाइंड एज यूज ऑफ थर्ड पार्टी टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर अ लिमिटेड पीरियड दैट वुड नॉर्मली बी अंडरटेकन बाय कोऑपरेटिव बैंक इटसेल्फ नाउ और इन द फ्यूचर। इश्यू यही है कि बैंक्स आर एक्सपोज टू वेरियस काइंड ऑफ रिस्क, जैसे फाइनेंशियल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, ये सब आ जाते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस लाए गए हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? पहला, कोऑपरेटिव बैंक जो आउटसोर्स करने वाले हैं अपने किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, उनको कम्प्रीहेंसिव आउटसोर्सिंग पॉलिसी लाना पड़ेगा। एंड इस पॉलिसी में बैंकों को क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सच एक्टिविटीज़ ये भी निकाल कर लाना पड़ेगा, एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर रखा है ये भी। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ कोऑपरेटिव बैंक शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज ऑन अकाउंट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के नाम पर ये ना हो कि जो आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि अगर कुछ वर्क किया गया उसमें संतुष्टि नहीं आई तो इसका मतलब वो भौंकते रह जाए, फ़ोन करते रह जाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म of cooperative banks should not be compromised on account of outsourcing. And in a related news, RBI ने MPs, MLAs and member of municipal corporation and other local bodies को बेयर यानी कि पाबंदी लगा दी है फ्रॉम होल्डिंग द ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर टू ऑल प्राइमरी कोऑपरेटिव विद सर्टेन एग्जाम्पशन। तो ये याद रखना है आपको, आरबीआई हैज बेयर्ड एमपी, एमएलएज एंड मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अदर लोकल बॉडीज फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर टू ऑल, याद रखना, टू ऑल पब्लिक, टू ऑल प्राइमरी यानी कि अर्बन एंड कोऑपरेटिव यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
विथ सर्टेन एग्जेम्पशंस। तो ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब बात करते हैं थोड़ा कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी तो एक फाइनेंशियल एंटिटी ही हुआ जो इन्हीं के मेंबर्स यानी कि जिन्होंने कोऑपरेटिव बैंक सेटअप किया है वही सब मिल के इस बैंक को ओन करते हैं एंड एट द सेम टाइम ऑनर्स भी हो जाते हैं, कस्टमर भी हो जाते हैं अपने बैंक के, है ना। तो जब लोन लेना हो तो लोन ले भी सकते हैं, पैसे डालना पैसे भी डाल सकते हैं। तो एट द सेम टाइम बोथ एक्ट एज लेंडर एंड ऑनर एंड ये कॉमर्शियल बैंक से डिस्टिंक्ट है। और आप देख सकते हैं डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट classified into urban and rural cooperative banks and it is based on region of operation. तो बेसिकली इनको अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कि ये रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में। याद ये रखना है कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं होती है। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत एंड अंडर इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव को गवर्न करती है एंड द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट रूरल कोऑपरेटिव्स को। तो रूरल कोऑपरेटिव्स को सुपरवाइज नाबार्ड करती है, अर्बन कोऑपरेटिव्स को सुपरवाइज आपका आरबीआई करता है। तो ये कुछ बेसिक्स के बारे में हमने जाना कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैव राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, नोट डाउन करने वाले स्टेटमेंट है। पीडब्ल्यूडी हैव राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है साफ साफ कि जो डिसेबल पर्सन है वो रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन के बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं इवन ही और सी वाज रिक्रूटेड इन द रेगुलर कैटेगरी फॉर डेवलप्ड द, है ना, इवन इफ सी वाज, है ना। तो अगर रेगुलर कैटेगरी में भी वो रिक्रूट हुई हैं बट इफ शी इज पर्सन विद डिसेबिलिटी she can avail the benefit of reservation of promotion and ये बात हो गई। The 1995 Act Person with Disabilities Act of 1995 इसको कहते हैं does not make any distinction between a person who may have entered service on account of disability and person who may have acquired disability after entering the service। दो हो सकते हैं ना, एक तो जब सर्विस के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ तभी मैं डिसेबल हूँ, लेकिन एक ये होता है कि मैं अच्छे खासे नौकरी में आया और अच्छे खासे चहल पहल चल रही थी और बेसिकली आपका एक्सीडेंट हो जाने के कारण कुछ अन्य इश्यू आ जाने के कारण फिजिकली डिसेबल्ड हो गया या फिर कह सकते हो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो गया। तो ये बात हो गई। तो दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन आपका 1995 एक्ट नहीं करता है। 1995 एक्ट रिकॉग्नाइजेज राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये याद रखना है। और अगर हम बात करें रिजर्वेशन इन प्रमोशन बैकग्राउंड की तो इंदिरा शाहवनी केस जिसको फेमस मंडल केस भी कहते हैं 1992, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है भाई साहब प्रमोशनल के लिए नहीं एप्लीकेबल होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से आया था, लेकिन 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्लाउज 4 आर्टिकल 16 में डाला गया और जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के जो प्रोविजंस है उसको रिस्टोर किया। एंड नागराज जजमेंट 2006 इसमें कोर्ट ने 3 कंट्रोलिंग कंडीशंस रखी थी कि स्टेट को मीट करनी पड़ेंगी तभी जाके SC/ST कम्युनिटी को ग्रांटिंग ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा, स्पेशली प्रमोशन, है ना। एंड स्टेट मस्ट शो द बैकवर्डनेस ऑफ द class inadequately represented in position या सर्विस एंड रिजर्वेशन आर इन इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो ये 3 ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ले डाउन किए गए थे जिसमें बोला गया था पहला कि स्टेट मस्ट शो द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास के जिसे आप दे रहे हो एडिशनल इंसेंटिव्स। तो ये बताओ पहले कि उस क्लास की बैकवर्डनेस क्या है, दूसरा कि वो जो क्लास है जिसको आपने रिजर्वेशन देने की बात कही गई है वो सर्विस में पोजीशन में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, ये दिखाना पड़ेगा। तीसरा रिजर्वेशन आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये भी दिखाना पड़ेगा। एंड जर्नल केस 2018 आया था, इसमें स्ट्राइक डाउन कर दिया गया डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बैकवर्डनेस प्रोविजन फ्रॉम नागराज जजमेंट। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। अग्नि P यानी कि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, तो इसे सक्सेसफुली
टेस्ट फायर कर दिया गया है DRDO के द्वारा ऑफ द ओडिशा कोस्ट बालासोर में। और ये आपका न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास मिसाइल है, तभी इसका नाम अग्नि भी पड़ा है। एंड ये कैनिस्टर्ड मिसाइल, याद रखना है, इट इज कैनिस्टर्ड मिसाइल, जिसमें रेंज कैपेबिलिटी आप देख लो 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज कैपेबिलिटी है। और जब हम बात करते हैं कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल, तो इसमें होता क्या है कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड लगती है। अब उस टाइम पीरियड को कम कर दिया जाए तो फिर जल्द से जल्द वो मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंच सकती है ना। तो इसी को कहते हैं कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल, विच रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल while improving its storage and mobility, and it has improved parameters including maneuvering and highest level of accuracy. And we have the Baihatan Dam। तो ये बेसिकली न्यूज आपका इसलिए आया है क्योंकि चाइना हाल ही में 289 मीटर या फिर 948 फीट हाई बायहतन हाइड्रो पावर स्टेशन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया है, जो कि सेकेंड इन द वर्ल्ड ओनली टू द कंट्रीज 3 जॉर्जेस डैम इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। तो ये बात है। एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ डैम्स ऑफ जिनशा रिवर, जो अपस्ट्रीम सेक्शन है यांगटे रिवर का, जो कि चाइना का लॉन्गेस्ट रिवर है। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करें तो ये वेरोक हैवोक यानी काफी भीषण नुकसान पिगरीज सेक्टर में लेकर आ रहा है अक्रॉस 10 ऑफ द मिजोरम 11 डिस्ट्रिक्ट। समझ सकते हो 11 में से 10 के मिजोरम डिस्ट्रिक्ट में ये जो आपका अफ्रीकन स्वाइन फ्लू देखने को मिल रहा है। एंड अप्रॉक्स 7600 पिग्स अभी तक मारे जा चुके हैं। अगर हम बात करें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर की, तो ये सीवियर वायरल डिजीज है, डोमेस्टिक एंड विल्ड पिग्स को अफेक्ट करती है। ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज ये स्पिरिट हो सकती है काफ़ी कारण से, एक तो आपका लाइव या फिर डेड पिग्स से निकल कर आ सकती है, डोमेस्टिक या विल्ड पोर्क या प्रोडक्ट्स इन सबों से भी आ सकती है। फर्दर मोर ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो अकर बाय कंटेमिनेटेड फीड एंड फोरमाइन यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द हाई एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस ऑफ अफ्रीकन स्वाइन वायरस। एंड देयर इज नो, ये याद रखना, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन अगेंस्ट अफ्रीकन स्वाइन फीवर एंड इट डज नॉट अफेक्ट द ह्यूमंस। ये जरूर याद रखना है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर डज नॉट अफेक्ट द ह्यूमंस, और फिर देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन, ये याद रखना है, 2 बातें। नाउ वी हैव द पर्सनैलिटीज इन न्यूज। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट एंड पोएट्स ऑफ इंडिया, एंड इन्होंने फर्स्ट इंडियन नॉवल इंग्लिश में लिखा था और उसका नाम क्या था, एंड ये तो बात वही गई, ही रोट द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश, दैट इज योर क्या नॉवल है ये, हाँ, राजमोहन वाइफ, एन इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ बंगाल फैमिली। एंड इनका जो नॉवल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ, ये लिखा गया था ऑन द बैकग्राउंड ऑफ सन्यासी विद्रोह यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ मॉन्क्स इन द लेट 19th सेंचुरी, और ये वन ऑफ द की वर्क्स ऑफ बंगाल नेशनलिज्म कहा जाता है। एंड फिर आप देख लो, वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम आनंद मठ, तो यहीं से लिया गया आनंद मठ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एंड इन्होंने मंथली लिटरेरी मैगजीन कॉल बाग दर्शन 1872 में शुरुआत किया था। अदर पॉपुलर वर्क ऑफ फिक्शन देख सकते हो, विश्व कृष्ण, द पॉइजन ट्री, विश्व कृष्ण, एंड आपका देवी चौधरानी, ये याद रखना है, टेक्स्ट बुक याद रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के, देवी चौधरानी, पॉइजन ट्री या फिर विश्व वृक्ष जिसको कहते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, PV नरसिम्हा राव। इनके बारे में जानना बस कुछ ये है कि इनका ये जो रहे हैं 9th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के फ्रॉम 1991 से 1996, एंड ब्रॉट अबाउट द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया 1991। एंड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल बनाए, लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया का तैयार किया था। एंड ये सब बातें सामने रिलेटेड हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।